हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिको नर्सिंग फैक्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आपको मैं आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। और क्वेश्चन आंसर वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पर्पज से, और जिसके अंदर अपने नोटसेट, डीएसएसबी, ईएसआईसी और पीजीआई और सीएचओ के लिए जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो रहेंगे इंपॉर्टेंट। तो आपका मेडिको नर्सिंग फैक्ट जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पे मैंने वीडियो डाली हुई है थ्योरी की, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, जिसमें से आप जाके उसको देख के अपनी थ्योरी को कंप्लीट कीजिए। उसमें लगभग वीडियो डाल दी है मैंने। आई बात समझ में? इसके बाद में आगे देखिए, अपने पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर पहला दिया हुआ, फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर ऑफ ऑर्गेनोफास्फोरस पॉइजनिंग एक्सेप्ट। ऑर्गेनोफास्फोरस पॉइजनिंग के अंदर क्या नहीं होता है? एक्सेप्ट लिखा हुआ है। ऑर्गेनोफास्फोरस पॉइजनिंग के अंदर एक्सेप्ट क्या नहीं होता है? सारे साइन सिम्टम दिए हुए हैं, क्लिनिकल फीचर दिए हुए हैं, जिसके अंदर एक नहीं होता। कौन कौन सा? हाइपर वेंटिलेशन दिया हुआ है, सलाइवेशन दिया हुआ है, और पिन पॉइंट प्यूपिल और ब्रोंकोस्पाज्म। आई बात समझ में? इसके अंदर 2 मिनट का टाइम है आपके पास में, बताइए जल्दी सी क्या होगा आंसर। तो इसके अंदर बात करें ऑर्गेनोफास्फोरस पॉइजनिंग की, ऑर्गेनोफास्फोरस पॉइजनिंग को और क्या बोल देंगे अपने? इसको बोलते हैं टॉक्सीड्रोम। क्या बोलते हैं? टॉक्सीड्रोम पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं? टॉक्सीड्रोम पॉइजनिंग भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्लिनिकल फीचर कौन सा नहीं होगा? तो देखिए, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर कौन सा नहीं होगा? हाइपर वेंटिलेशन नहीं होता है कभी भी। हमेशा ध्यान में रखना, ऑर्गेनोफास्फोरस पॉइजनिंग के अंदर हाइपर वेंटिलेशन नहीं होता है। इसके अंदर एक्सेप्ट पूछा हुआ है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ए आंसर। इसके साथ में क्या क्या होगा? पिन पॉइंट प्यूपिल होता है, सलाइवेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म होना स्टार्ट हो जाता है ना। इसके साथ में यूरिनेशन होता है, यूरिनेशन होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर और बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होगा? इसके अंदर पिन पॉइंट प्यूपिल तो होता ही होता है, ठीक है। प्यूपिल बिल्कुल ही पिन पॉइंट हो जाएगा। आई बात समझ में? ब्रोंकोस्पाज्म होना स्टार्ट हो जाएगा। पर्सन को टेकी कार्डिया होता है, टेकी कार्डिया, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए अपना आंसर रहेगा सही। आई बात समझ में? इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड, नर्सिंग ऑडिट इज यूज टू। नर्सिंग ऑडिट किसके लिए यूज करते हैं? तो नर्सिंग ऑडिट जो यूज करते हैं, नर्सिंग ऑडिट जो क्या है, एक प्रकार का ये क्या है? मेथड है, ठीक है। नर्सिंग ऑडिट क्या है? मेथड है, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं? असेस करते हैं, असेसमेंट ऑफ नर्सिंग क्वालिटी। किसकी असेसमेंट करते हैं? नर्सिंग क्वालिटी की, ठीक है। तो इसका आंसर अगर बात करें, ए ऑप्शन दिया हुआ है, असेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। सही बात है, ये ए आंसर आएगा इसका। और बी में दिया हुआ है प्लान ऑफ नर्सिंग स्टाफ, और असेस मनी ट्रांसैक्शन फॉर नर्सिंग केयर, और असेस कॉस्ट इफेक्टिव केयर। ये तीनों ही आंसर जो हैं ये क्या है? बी, सी और डी रॉन्ग रहेंगे। ए आंसर क्या रह जाएगा आपका? सही आ जाएगा। आई बात समझ में? इसके बाद में आगे देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फीचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर कौन सा फीचर है वो इंक्लूड नहीं किया गया है? ये नोट लिखा हुआ है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन के अंदर नोट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऐसे फॉल्स, ट्रू, ये ऐसे वर्ड है वो डालता है। आई बात समझ में? तो इसके अंदर जो अगर बात करें तो कौन सा नहीं रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं? ग्रुप एक्टिविटी, बिल्डिंग रिलेशनशिप, स्टाफ अप्रेजल और फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसके अंदर कौन सा नहीं रहेगा? तो इसके अंदर ग्रुप एक्टिविटी रहती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर बिल्डिंग रिलेशनशिप रहता है, और स्टाफ अप्रेजल नहीं रहता। याद रखना, इसके अंदर क्या नहीं रहता? स्टाफ अप्रेजल। किसके अंदर? कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट लिखा हुआ है। आई बात समझ में? इसके बाद में आगे देखिए,
फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आइडियल रेशियो ऑफ नर्स टू पेशेंट इन द आईसीयू। आईसीयू के अंदर आइडियल रेशियो क्या रहेगा नर्स और पेशेंट का? पहले लिखा हुआ है नर्स, एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्या करता है उसको चेंज कर देता है, नर्स पेशेंट, कभी कभार लिखता है पेशेंट पेशेंट नर्स, ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान में रखना। बाकी आईसीयू की बात करें, इंटेंसिव केयर यूनिट फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम में पूछ लेता है, बिल्कुल सीएचओ का एग्जाम है, सीएचओ का क्वेश्चन है ये, इंटेंसिव इंटेंसिव केयर यूनिट। आई बात समझ में? तो इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर आइडियल रेशियो क्या रहता है नर्स और पेशेंट का? तो नर्स और पेशेंट का क्या रहेगा? सी आंसर सही है, 1:1 रहता है, 1:1 रहेगा किसके अंदर? आईसीयू के अंदर। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन बर्थ इन इज विद इन, ठीक है, टाइम कितना लगता है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन आने में, किसके लिए? बर्थ और डेथ दोनों ही रहेगा इसके अंदर, चाहे बर्थ हो चाहे एंड डेथ हो, ठीक है, दोनों ही रहेगा। इसके अंदर कितना टाइमिंग लगता है, तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, और इसके अंदर क्या रहेगा? 21 डे। ए आंसर क्या रह जाएगा आपका? सही आ जाएगा, तो 21 डे रहेगा आंसर। आई बात समझ में? इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मेथड यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? जब अपने कोई भी मेडिकेशन है वो ईयर के अंदर, किसके अंदर? ईयर के अंदर, आईज के अंदर, लाइक ड्रॉप से, ठीक है, आप बोल सकते हो कोई भी बॉडी कैविटी के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर अगर आप ड्रॉप करके कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं अपने इंस्टीलेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टीलेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि इसने दिया हुआ है ईयर के अंदर अगर आप मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोल देंगे उसको? उसको बोल देंगे अपने इंस्टीलेशन, ठीक है। इंजेक्शन, इंजेक्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? पेरेंट्रल रूट, ठीक है, पेरेंट्रल रूट से वो जो भी ड्रग है आप क्या कर रहे हो? एडमिनिस्टर कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? इंजेक्शन बोलेंगे। इनहेलेशनल क्या बोलेंगे? जो नेजल नेजल रूट से या ट्रेकियल रूट से जो भी मेडिकेशन देते हैं वो क्या आ जाएगा? जो किस में रहेगी? जो रहती है वेपर के रूप में, ठीक है, वेपर जो होता है भाप के रूप में, तो उसको क्या बोलेंगे? इनहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। आई बात में? और इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना किसी भी बॉडी ऑर्गन के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेशन, सॉरी, इनफिल्ट्रेशन क्या क्या बोलेंगे? कोई भी बॉडी टिश्यू है, सेल, सेल के अंदर क्या कोई भी मेडिकेशन है वो क्या करना? मेडिकेशन है वो क्या करना? ट्रांसफर करना, क्या करना? ट्रांसफर करना, उसको क्या बोलेंगे? उसको इनफिल्ट्रेशन बोल देंगे। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखो 7 नंबर क्वेश्चन, योर पेशेंट से दैट ही यूरिनेट एट नाइट, यूरिनेट कर रहा है, यूरिन पास आउट कर रहा है कब? एट नाइट में, रात को, एंड इट इज द अफेक्टेड हिज डे टाइम अल्टरनेस, अल्टरनेस मतलब डे टाइम के अंदर कोई प्रॉब्लम की वजह से नाइट टाइम के अंदर क्या कर रहा है पर्सन? वो यूरिनेट कर रहा है। यू वुड डॉक्यूमेंट दिस इज, इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, इसके अंदर इसने पूछा है टर्म के बारे में कि इसको बोलते क्या है? यूरिनेट इन एट द नाइट, नाइट के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे? अपने नोक्चूरिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? बी आंसर क्या रहेगा इसका? सही रहेगा, नोक्चूरिया बोलते हैं। ओलिगोयूरिया क्या बोलेंगे? लेस देन 400 ml यूरिन पास आउट, यूरिन पास आउट इन 24 आवर, 24 आवर के अंदर यूरिन पास आउट करे कितना? लेस देन 400 ml, तो उसको क्या बोलेंगे? ओलिगोयूरिया बोलेंगे। डिसयूरिया क्या बोलेंगे? पेनफुल यूरिनेशन, डिसयूरिया क्या होगा? पेनफुल यूरिनेशन को बोलते हैं। पोलीयूरिया क्या होगा? मोर देन 2000 ml पर 24 आवर, पर डे या फिर 24 आवर, उसको क्या बोलेंगे? पोली
यूरिया बोलते हैं। आगे बात समझ में? आगे देखिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये नाइट टाइम में कर रहा है तो क्या करें, नोप चूरिया आ जाएगा। इसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, येलो कलर कोड इज यूज टू विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट में अगर येलो कलर का जो ये बैग होता है या येलो कलर का जो कोड नंबर बैग होता है उसमें क्या डालते हैं, तो क्या डालेंगे, बॉडी बॉडी पार्ट, प्लास्टिक, ग्लास वायर और क्या डालेंगे, शार्प्स। तो बॉडी येलो की बात करें तो येलो के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं अपने, येलो कलर का बैग जो होता है इसके अंदर बॉडी पार्ट डाल सकते हैं, बॉडी पार्ट, ठीक है। इसके अलावा डिस्कार्डेड मेडिकेशन, एक्सपायरी मेडिकेशन बोल सकते हो, ठीक है, एक्सपायरी मेडिकेशन। और क्या है इसके अलावा ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट जो डिस्कार्ड करने वाले हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो येलो कलर में क्या जाएगा, ए आंसर इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेट बाय इंड्यूरेशन ऑफ, ठीक है। जो नॉर्मली अगर बात करें तो टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट, किसके लिए, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, इसको बोलते हैं अपने, इसका दूसरा नाम क्या है, मोनटॉक्स टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मोनटॉक्स टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर करते क्या है, करते हैं पीपीडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, कितना देते हैं, 1 ml अपने क्या करते हैं इंट्राडर्मली 4 आरएम पे 4 आरएम पे क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे अपने वेट करेंगे कितना, 48 टू 72 हावर्स। कितना वेट करते हैं, 48 टू 72 हावर क्या करेंगे, वेट करेंगे। इसके बाद में क्या अपने को देखने को मिलेगा, अगर पॉजिटिव है तो क्या है, इंड्यूरेशन इचिंग वगैरह है, ठीक है, स्वेलिंग है, रेसेज है, वहां पे ये क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे अपने इंड्यूरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है 48 टू 72 हावर, और लोकेशन क्या रहेगी, 4 आरएम, रूट कौन सा रहेगा, इंट्राडर्मल, और अमाउंट कितनी रहेगी, 1 ml, और क्या है वो, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, और इसका नाम क्या है, मोनटॉक्स टेस्ट, या फिर क्या करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर अपना जो ये रहेगा कि इसको पॉजिटिव कब मानेंगे ट्यूबरकुलिन टेस्ट को, इंड्यूरेशन कितना है, तो इसका मानते हैं अपने 10 mm ऑफ मोर डायमीटर। एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। याद रखना, एक एग्जाम में और पूछा जाता है कि अगर एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, तो इसमें कितना इंड्यूरेशन आ जाए तब मानते हैं। तो याद रखना, इसमें 5 mm अगर इंड्यूरेशन आता है तो उसको क्या मानते हैं, अपने पॉजिटिव मानते हैं। एग्जाम में पूछी हुई बात है। आगे बात समझ में? इसके बाद में देखिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 mm और मोर इन डायमीटर आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा का कौन सा एग्जाम्पल है, देखो अपने क्या करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स बोल सकते हो या फेज बोल सकते हो इसकी, तो कौन कौन सी होती हैं, असेसमेंट, फिर क्या करते हैं अपने डायग्नोसिस, फिर क्या होता है, गोल होता है, फिर इसके बाद में प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद में इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इवाल्युएशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के बीच में एक और आता है इंटरवेंशन यहाँ पे, और एक यहाँ पे आता है गोल। तो ये क्या होती है, मेनली 5 प्रोसेस फेज रहती है किसकी, नर्सिंग प्रोसेस की। इसके अंदर क्या होता है, असेसमेंट के अंदर क्या होता है, 2 डेटा होते हैं, कौन सा, एक तो होता है सब्जेक्टिव डेटा, क्या होता है, सब्जेक्टिव डेटा, और एक होता है ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा, जो पेशेंट बताए खुद, जो पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है साइन सिम्टम की, तो वो क्या होता है, सब्जेक्टिव डेटा होता है।
जिसको बोलते हैं अपने सब्जेक्टिव डेटा को सिम्टम। क्या बोलेंगे? सिम्टम बोलते हैं। ये ओनली पेशेंट बताता है। कुछ सिम्टम ऐसे भी होते हैं जो साइन भी बोलते हैं इनको इनको जिनको सिम्टम भी बोलते हैं। आप भी पता कर सकते हो। तो कुछ डेटा क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो ओनली क्या करती है, नर्स असेस करती है। क्या करती है? नर्स असेस करती है। ठीक है, जिनको क्या बोलेंगे, जिनको बोलते हैं अपने साइन बोलते हैं। क्या बोले? ऑब्जेक्टिव डेटा को क्या बोलते हैं? अपने साइन बोलते हैं। तो इसके अंदर बोला हुआ है कि ऑब्जेक्टिव डेटा, कि ऑब्जेक्टिव डेटा के अंदर कौन कौन से हैं? तो फीलिंग ऑफ वरी, फीलिंग ऑफ वरी का तो ओनली पेशेंट ही बता सकता है। ठीक है। बी के अंदर डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिस्कलरेशन ऑफ स्किन का क्या है, नर्स है वो क्या कर लेती है, असेसमेंट कर लेती है। तो इसका आंसर यही होगा, बी आंसर आ जाएगा। और इचिंग वगैरह है, नोजिया है, ये किसके बारे में, ये नर्स पेशेंट बता सकता है। तो ये क्या है, ए सी और डी, ये क्या है, सब्जेक्टिव डेटा है। कौन से डेटा है? सब्जेक्टिव डेटा है। और ओनली बी आंसर, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ये किस के अंदर आएगा? ये आता है ऑब्जेक्टिव डेटा, जो नर्स क्या करती है, असेसमेंट करती है। आगे बात समझ में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, द नर्स नीड टू बी द अवेयर दैट, किसके बारे में अवेयर करेगी? तो नर्स को क्या नीड होगी? ठीक है, तो इसके अंदर किसके बारे में नर्स अवेयर करेगी? टिश्यू डोनेशन या फिर कोई ऑर्गन डोनेशन करना हो तो रिक्वेस्ट आर यूजुअली मेड बाय द नर्स हु केयर्स फॉर द पेशेंट एट द टाइम ऑफ डेथ। प्रोफेशनल्स नीड टू बी द वेरी सेलेक्टिव टू whom they ask for organ and tissue donation. Specially educated personnels make requested only patient who have given prior instruction regarding donation become donors। ठीक है, तो इसके बारे में, किसके बारे में, अपने कौन सा जो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है जो क्या बताएगा, क्या बताएगा कि किसके ऑर्गन या फिर टिश्यू के बारे में बात कर रहा है? तो इसके अंदर स्पेशली इसका आंसर जो रहेगा, इसके अंदर पहला ए आंसर नहीं रहेगा, बी आंसर भी नहीं रहेगा, सी आंसर अपना सही रहेगा, डी आंसर भी नहीं रहेगा। क्यों रहेगा सी आंसर? स्पेशली एजुकेटेड पर्सनल्स होते हैं ऐसी कंडीशन जहां पे अगर ये बात करें अपने कि ऑर्गन वगैरह है, टिश्यू वगैरह है, ये अगर डोनेशन करना है तो उस टाइम अपने को क्या करना होता है, स्पेशली जो पर्सनल्स होते हैं जो एजुकेट करते हैं कि रिक्वेस्ट पे कि कोई पेशेंट है उनकी क्या हो गई है, एक्सीडेंटल डेथ हो गई है। क्या हो गई है? एक्सीडेंटल डेथ हो गई है। ठीक है, उसकी वजह से जो और पेशेंट है या पेशेंट के रिलेटिव है वो क्या है, ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं, तो वो क्या है, इसके लिए स्पेशल पर्सोनल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं। आगे बात समझ में? तो इसका सी आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन और डिजनिया, कौन सा रहेगा सही आंसर? तो याद रखना हमेशा, स्पाइनल जो एनेस्थीसिया होता है, एक तो ये स्पाइनल जो एनेस्थीसिया होता है ये सब अरकनोइड स्पेस में लगाते हैं। कौन से? सब अरकनोइड स्पेस में। आगे बात समझ में, सब अरकनोइड स्पेस में अगर अडल्ट की बात करें अगर अडल्ट की बात करें तो L3 और L4 के बीच में लगाते हैं। और अगर चिल्ड्रन है, लंबर की बात कर रहे हैं, L4 और L5 के बीच में लगाते हैं। लंबर वर्टिब्रा 4 और लंबर वर्टिब्रा 5 के बीच में तो क्या है, चिल्ड्रन है, तो उनको लगाते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। और
अगर बात करें अडल्ट की तो L3 और L4 स्पाइन लंबर 3 और लंबर 4 के बीच में क्या लगाते हैं, ये एनेस्थीसिया दिया जाता है। या एलपी लंबर पंचर करना हो तो यही लोकेशन रहती है। और स्पेस कौन सा रहेगा, सब अरकनोइड स्पेस रहेगा। तो इसके अंदर अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हाइपोटेंशन क्या रहता है, इसका कॉम्प्लिकेशन रहता है। ठीक है, बाकी जो ए है, सी है और डी है ये नहीं होंगे। ठीक है, इसका कॉम्प्लिकेशन के अंदर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, an immunologic reaction to a drug to which person has already been sensitized is known as। पहले से ही जिस पेशेंट को कोई भी मेडिसिन की एलर्जी है या फिर अगर बात करें तो सेंसिटिविटी है, तो उसको दोबारा से इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती है तो उसी मेडिसिन से, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या ड्रग टॉलरेंस बोलेंगे, क्या ड्रग टॉक्सिसिटी बोलेंगे, क्या ड्रग एलर्जी बोलेंगे, या ड्रग इंटॉलरेंस बोलेंगे। तो पहले से ही देखो, एन इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन टू ए ड्रग, ड्रग से इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन होती है, टू विच ए पर्सन हैज ऑलरेडी बीन सेंसिटाइज टू नोन एज, तो उसको क्या बोलेंगे, अपने बोलते हैं ड्रग एलर्जी बोलते हैं। बी आंसर इसका क्या रह जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्डिंग टू द लीडरशिप। लीडरशिप से रिगार्डिंग सब अच्छा जो क्या रहेगा, कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या रहेगा, सही रहेगा। तो इसके अंदर पढ़ के देखिए क्या स्टेटमेंट रहता है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए, पहला क्या दिया हुआ है, इन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल देयर इज सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। आगे दिया हुआ है, लीडर ऑलवेज डू थिंग राइट एंड कांट डू द राइट थिंग। सजेशन बॉक्स आर कंसिडर्ड फॉर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डिसीजन इज मेड एंड देन चूज प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसके अंदर क्या रहेगा, ट्रू पूछा है इसने, किसके बारे में, ट्रू मतलब सही बात कौन सी है। तो याद रखना इसके अंदर क्या होता है, एक ऑटोक्रेटिक क्या होती है, लीडरशिप होती है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है जिसमें क्या होता है, सेंटर्ड डिसीजन मेकिंग होती है। सेंटर्ड मतलब खुद जो लीडर है वो क्या लेगा, खुद ही डिसीजन लेता है और वो अप्लाई अगर एम्प्लॉइज वगैरह है उस पर क्या करवाता है, अप्लाई करवाता है। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपना ए आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखो 15 नंबर क्वेश्चन, ए पेशेंट हु इज इन अनरिस्पॉन्सिव सिचुएशन इन रिपोर्ट टू द इमरजेंसी ट्राइएज विद अननोन हिस्ट्री। क्या है, पेशेंट को पेशेंट क्या है, अनरिस्पॉन्सिव है सिचुएशन के अंदर, रिपोर्ट क्या किसकी, इमरजेंसी के अंदर आई है, और ट्राइएज के अंदर क्या है, क्या मिला है, अननोन हिस्ट्री मिली है, कोई पता नहीं है किस वजह से अनरिस्पॉन्सिव हुआ है। ऑन असेसमेंट इट इज फाउंड रेस्पिरेशन आर डीप एंड रैपिड। कैसा है, रेस्पिरेशन डीप है और रैपिड है। एबीजी वैल्यू करवाई है तो जिसके अंदर पीएच कितनी आई है, पीएच कितनी है अपनी 7.20, और PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 21 mm ऑफ Hg है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 92 mm ऑफ Hg। और बाइकार्बोनेट कितने हैं, 8 ही है। तो बाइकार्बोनेट कितने हैं, बाइकार्बोनेट आयन कितने हैं, 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इसका जो वैल्यू रहेगी वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर रहती है। तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले उनकी नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या होती है। पीएच जो होती है ब्लड की या बॉडी की, तो ये होती है 7.35 टू 7.45। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है ये नॉर्मल कितनी होती है, 35 टू 45 mm ऑफ Hg रहती है। और बाइकार्बोनेट का जो नॉर्मल जो वैल्यू रहती है वो रहती है 21 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखिए इनको ना कंपेयर करके देखिए कि क्या है। जब देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है पीएच कितनी है, 7.20 है, और इधर नॉर्मल जो रहती है वो कितनी है, 7.45
7.35। तो इसके अंदर क्या रहेगा, इस पेशेंट को क्या है, पीएच कम है, और पीएच कम है तो क्या होता है, पीएच जब कम होती है तो क्या होती है, एसिडिक होती है। ये जो सिचुएशन रहती है वो क्या रहेगी, एसिडिक। अब देखिए PaCO2, PaCO2 क्या है, 21 है, और 21 है तो इधर क्या है, नॉर्मली PaCO2 कितनी रहती है, 35 से 45, तो ये भी कम है। तो जब CO2 का लेवल बात करें, अगर जब CO2 जब कम रहती है तो क्या रहता है, एल्केलाइन रहता है। क्या रहता है, एल्केलाइन। तो इसके अंदर कम है, तो एक साइड पीएच तो एसिडिक बता रही है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, CO2 क्या है, कम है, तो क्या है, एल्केलाइन होता है। और बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट क्या है, कम है, क्योंकि बाइकार्बोनेट 21 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो कम है ये। तो कम है तो इसकी वजह से बाइकार्बोनेट का जो नेचर रहता है वो रहता है एल्केलाइन, तो क्या रहेगा, कम है। तो बाइकार्बोनेट जैसे बढ़ते जाएंगे तो एल्केलिसिटी बढ़ती जाएगी, तो इसके लिए अगर बात करें तो बाइकार्बोनेट क्या बता रहा है, वो एसिडिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, एसिडिटी या एसिडिक लेवल बता रहा है। अब देखो, अब अपने को ये भी पता करना है कि ये रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक है, क्या है, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, इनके बारे में भी पता करना होगा। तो देखिए यहां पे, जहां पे आपको लगे कि जहां पे CO2 की ज्यादा बात हो रही है, जहां पे गैस की बात हो रही है, वहां पे रेस्पिरेटरी के बारे में बात करेंगे, और जहां पे अपने बाइकार्बोनेट की बात हो रही है वहां पे क्या करें, मेटाबॉलिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आंसर की बात करें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसके बारे में PaCO2 और बाइकार्बोनेट के बारे में अगर कंपेयर करके देखें तो नियर बाई ये ज्यादा है, नॉर्मल के नियर बाई ये ज्यादा है, और नॉर्मल के नियर बाई ये ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो मतलब अपने यहाँ पे CO2 की, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात ना करके अपने किसकी बारे में बात करेंगे, इसके बारे में, बाइकार्बोनेट के बारे में बात करें। क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि ये लेवल क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, ये जो लेवल है बाइकार्बोनेट का बहुत ही कम है। तो यहाँ पे एसिडिटी, और यहाँ पे भी अपना बाइकार्बोनेट का क्या दिखा रहा है, एसिडिटी। और बाइकार्बोनेट की बात करें मेटाबॉलिक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ जाएगा। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस नहीं आएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं आएगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस नहीं आएगा, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। आ गई बात समझ में। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट टू रिकमेंडेड फॉर अडल्ट एज ए सेफ साइट फॉर द मेजर ऑफ IM इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो इसमें अडल्ट में सेफ साइट कौन सी है, अडल्ट में कौन सी साइट है, सेफ साइट कौन सी है, तो आपको पता करना है। तो बताओ भी कौन सी सेफ साइट रहती है, वेंट्रोग्लूटियल और वेस्टस लैटरलिस, डोर्सल ग्लूटियल और रेक्टस फीमोरिस, कौन सी रहेगी। तो अगर अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसके अंदर देखो, ये तो आपको सभी को ही पता है, बी जो आंसर है जिसमें लिखा वेस्टस लैटरलिस, ये तो अपने क्या करते हैं, इन्फेंट के अंदर और नियोनेंट के अंदर सबसे ज्यादा यूज करने वाली, इन्फेंट या नियोनेंट के अंदर जिसमें क्या लगाते हैं अपने, कौन से रूट से, IM रूट से जो इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो रहेगा। और बात करें डोर्सोग्लूटियल और वेंट्रोग्लूटियल की, तो याद रखना जो डीप है, जो क्या है, डीप है ग्लूटियस, ग्लूटियल जो मसल्स होती है उसमें क्या रहेगा, सेफेस्ट साइट मानी जाती है अडल्ट के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, वेंट्रोग्लूटियल साइट रहेगी। ठीक है, तो ये वेंट्रोग्लूटियल मसल कहां पे होती है, दो टाइप की होती है ये, वेंट्रोग्लूटियल और डोर्सोग्लूटियल। तो वेंट्रोग्लूटियल पे अगर बात करें तो जो बटक्स होते हैं उसके 4 पार्ट अपने कर लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ। तो आउटर सबसे ज्यादा IM इंजेक्शन इसी साइड लगाए, आउटर अपर क्वाड्रेंट के अंदर, एरिया के अंदर या क्वाड्रेंट के अंदर क्या लगाते हैं अपने, इस एरिया के अंदर क्या लगाएंगे, IM इंजेक्शन अडल्ट के अंदर लगाया जाता है। तो इसके ऊपर सुपरफिशियली जो है, जो सुपरफिशियल जो मसल्स है वो तो कौन सी रहेगी, डोर्सोग्लूटियल
और जो वेंट्रोग्लूटियल है वो क्या रहेगी, डीप रहेगी। कैसी रहेगी, डीप रहेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेफेस्ट जो रूट रहता है वो कौन, सॉरी साइट रहती है वो कौन सी रहेगी, वेंट्रोग्लूटियल साइट रहेगी। आई बात समझ में। इसके बाद में आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसके अंदर याद रखना इसने बोला क्या है, पहले तो लिखा हुआ है डिसएडवांटेज, ठीक है, और फिर लिखा है इसने एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर देना है। पहला कौन सा है, एक्सपेंसिव, लैक ऑफ इंटीग्रेशन और डाउन टाइम प्रोसेस और इंक्रीज मेडिकल एरर। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर कौन सा नहीं रहता एडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज कौन सा नहीं रहता, क्योंकि एक्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखना एक्सपेंसिव, ये आंसर ठीक है, और लैक ऑफ द इंटीग्रेशन, डाउन टाइम प्रोसेस, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इंक्रीज मेडिकल एरर नहीं होगा, एक्सेप्ट। डिसएडवांटेज ये नहीं होता है, ठीक है, मेडिकल एरर आता ही आता है, ठीक है, आई बात समझो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, डी आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एसिमेट्रिकल ऑफ द स्कल इंडिकेट। एसिमेट्रिकल स्कल को क्या बोलते हैं बच्चों के अंदर, तो इसके अंदर अगर बात करें हाइड्रोसिपेलस, तो ये तो पता ही है आपको, हाइड्रोसिपेलस क्या होता है, हाइड्रोसिपेलस होता है, हाइड्रोसिपेलस सीएसएफ का क्या है, जो फ्लूइड है वो क्या होना, इंक्रीज होना, इंक्रीज द सीएसएफ फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका लेवल क्या हो जाना, बढ़ जाना, तो उसको क्या बोलेंगे, और वो भी किसमें, ब्रेन के अंदर, ठीक है, जो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल है उनके अंदर क्या है, सीएसएफ का लेवल बढ़ जाना, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोसिपेलस बोलते हैं। क्रेनियोटेब, क्रेनियोटेम क्या, टेब क्या होता है, ये क्या है, एसिमेट्रिकल, ये भी एसिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर तरीके से जो स्कल के जो सूचर है वो क्या है, जुड़ नहीं पाते हैं टाइम से। तो इसका आंसर जो रहेगा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, एसिमेट्रिकल स्कल को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रेनियोसेंटोसिस बोलते हैं, ठीक है। जो ये क्रेनियोटेब होता है ये क्या होता है, इसके अंदर क्या रहेगा, जो भी क्रेनियल बोन है वो क्या है, प्रॉपर तरीके से क्या है, मतलब अगर बात करें तो मतलब टाइम से पहले ही क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाती है, ये रहेगा टाइम से पहले क्लोज होना। और एसिमेट्रिकल स्कल की बात करें, ये टाइम से पहले क्लोज नहीं हो पाता, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रेनियोसेंटोस्टेनोसिस बोलते हैं। ओस्टियोजेनिस इनपरफेक्टा क्या रहता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द बोन, ऑफ द बोन, बोन का क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। आई बात समझो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सबस्टांस दैट कॉज टिश्यू नेक्रोसिस एंड डैमेज पर्टिकुलरली व्हेन एक्स्ट्रावेसेशन आर। उसको क्या बोलेंगे कि एक सबस्टांस है, इसमें से चारों में से कौन सा सबस्टांस है जो कोज करता है क्या, टिश्यू नेक्रोसिस एंड डैमेज ऑफ पर्टिकुलर एक्स्ट्रा व्हेन, जब एक्स्ट्रावेसेशन होता है। पहले याद रखना एक्स्ट्रावेसेशन होता क्या है, क्या होता है एक्स्ट्रावेसेशन। एक्स्ट्रावेसेशन होता है जब अपने क्या करते हैं, जब भी कैनुला किसी पेशेंट को, है ना, वेन के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, कोई भी मेडिकेशन है, ठीक है, जब आप लगा रहे हो, कैनुला लगा दिया, कोई भी मेडिकेशन है या फ्लूइड है, फ्लूइड है, वो क्या कर जाए, वेन्स को क्रॉस करके और किस में चला जाए, टिश्यू के बीच में चला जाए। कोई भी मेडिकेशन है या फिर कोई भी फ्लूइड है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा वेसेशन बोलते हैं। उस टाइम जो टिश्यू नेक्रोसिस होता है या फिर डैमेज होता है, तो उस सबस्टांस को क्या बोलेंगे, तो उस सबस्टांस को एपोप्टोसिस तो बोलेंगे नहीं, एपोप्टोसिस तो क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ को बोलते हैं, ठीक है। इंटरल्यूकिन भी नहीं होता, वेसिकेंट और क्या है, रेटिनोइड्स, तो इसके अंदर क्या आएगा, वेसिकेंट होता है जो क्या करता है,
पर्टिकुलर एक्स्ट्रावेसेशन के बाद में टिश्यू को डैमेज कर देता है, या फिर किसको क्या कर देता है, टिश्यू नेक्रोसिस कर देता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, सी आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेकोमा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रेकोमा जो होता है, ये ट्रेकोमा जो है ना, ये क्या है, एक आई की डिजीज, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ट्रेकोमा कौन से ऑर्गन की डिजीज है, ऑप्शन में होते हैं ईयर, आईज, नोज एंड थ्रोट। तो ये किसकी है, ट्रेकोमा आई की डिसऑर्डर है। तो ये जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है वो कौन सा रहेगा, बी आंसर सही है इसका। कौन सा, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो पर्सन डायरेक्टली जाके पर्सन के पर्सन क्या हो जाए, कॉन्टैक्ट में आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, द एक्टिविटीज ऑफ ए पर्सन engaged in believing himself ill in the character of, ऐसी एक्टिविटी, देखो ऐसी एक्टिविटी जो पर्सन क्या है, इंगेज कर सके, जो बिलीव हिमसेल्फ, खुद इल पर्सन है, वो उस करेक्टरिस्टिक को क्या बोलेंगे, जो खुद ही एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपने, सिक रोल बिहेवियर बोलते हैं। पर्सन क्या है, सिक रोल में है, मतलब सिक हो रखा है, इलनेस हो रखी है, डिजीज हो रखी है, उसको क्या बोलेंगे, सिक रोल बिहेवियर बोलते हैं। आई बात समझ में, इसको ना तो हेल्थ बिहेवियर बोलते हैं, ना इलनेस बिहेवियर बोलते हैं, वेलनेस बिहेवियर बोलते हैं। आई बात समझ में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, उसका आंसर आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद में देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कार्डिनल साइन, कार्डिनल साइन की बात कर रहा है, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, वाइटल साइन के बारे में। देखो वाइटल साइन अलग होते हैं और वाइटल ऑर्गन अलग होते हैं, वाइटल ऑर्गन अलग होते हैं। याद रखना, वाइटल साइन 4 होते हैं जिसको कार्डिनल साइन बोला है, और वाइटल ऑर्गन होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं, वाइटल साइन होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स और रेस्पिरेशन, ये क्या है, वाइटल साइन है। तो इसके अंदर आपको पता है एक्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, तो इसके अंदर टेम्परेचर है वाइटल साइन, और ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट रेट भी है, पल्स है, वो हार्ट रेट भी आप काउंट कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, सी आंसर आपका सही आ जाएगा, ये नहीं है, एक्सेप्ट की बात कर रहा है। और वाइटल ऑर्गन जो होते हैं, वाइटल ऑर्गन 5 होते हैं, आपको पता है ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर और किडनी, ये क्या है, वाइटल ऑर्गन होते हैं 5। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ए क्लियर कंसाइज समरी ऑफ ए स्टडी दैट कम्युनिकेट द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी इज कॉल्ड। क्या है, क्लियर कंसाइज, समरी का कंसाइज कर रहा है, स्टडी दैट कम्युनिकेट कर रहा है किसके साथ, एसेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ में। उस स्टडी को अपने क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कॉन्करेंट बोलते हैं, या कंसेप्ट मैपिंग बोलते हैं, या अब्स्ट्रक्ट बोलते हैं, या प्रोपोजिशन बोलते हैं। तो इसके बात करें तो ना तो इसको कंस्ट्रक्ट्स बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रक्ट बोलते हैं। आगे बात समझो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा सी आंसर। ठीक है अभी, इसको क्या बोलेंगे अपने, सी आंसर, अब्स्ट्रक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद में देखिए, द इम्यूनिटी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैटरनल एंटीबॉडी टू फिटस ट्रांसप्लेसेंटली एंड टू इन्फेंट थ्रू ब्रेस्ट मिल्क टू प्रोटेक्ट them till their own immune response mature to function is kind of। इसके बारे में, किसके बारे में बात कर रहा है, कि जो इम्यूनिटी है वो ट्रांसफर हो रही है किससे, फ्रॉम मैटरनल एंटीबॉडी टू फिटस ट्रांसप्लेसेंटल,
ट्रांस प्लेसेंटल प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके माँ से बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी ट्रांसफर हो रही है एंड टू इन्फेंट थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, और कुछ जो क्या है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो बेबी जब आफ्टर बर्थ के बाद में क्या ब्रेस्ट फीड करता है उस टाइम प्रोटेक्ट कर रही है देम टिल देयर द ओवन इम्यून सिस्टम, बच्चे का जब तक खुद का इम्यून सिस्टम मैच्योर ना हो जाए तब तक जो इम्यूनिटी जो मदर दे रही है उसको कौन सी इम्यूनिटी बोलते हैं? क्या इननेट इम्यूनिटी बोलेंगे, क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे, क्या एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, क्या पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे? बताइए। ट्रांसप्लेसेंटल जो जाती है उस इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे? अपने पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। आई बात समझ में? आपको इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? बताइए कितने टाइप की होती है? तो इम्यूनिटी होती है मोस्टली टू टाइप की। ठीक है, कितने टाइप की? टू टाइप की। एक तो होती है इननेट और एक होती है एक्वायर्ड। ठीक है, इननेट और एक्वायर्ड। इननेट जो होती है ये टू टाइप की रहती है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। कैसी रहती है? स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक रहती है। और इननेट जो होती है ये कब मिलती है? बाई बर्थ मिलती है, जब भी बच्चे का जन्म होता है उस टाइम में मिलती है। और एक्वायर्ड जो होती है ये कब मिलती है? आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ मिलती है। तो एक्वायर्ड भी कितने टाइप की होती है? टू टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक्टिव, एक्टिव एंड पेसिव। कितने टाइप की? एक्टिव एंड पेसिव होती है। और एक्टिव इम्यूनिटी भी टू टाइप की रहती है। कौन कौन सी? नेचुरल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, और पेसिव भी टू टाइप की रहती है। कौन सी? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। कौन सी रहती है? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। दोनों ही एक्टिव हो चाहे पेसिव हो, दोनों ही क्या रहती है? नेचुरल और आर्टिफिशियल रहती है। तो अब अगर अपने बात करें नेचुरल की, अगर किसी पर्सन को इन्वायरमेंट से कोई भी डायरेक्ट डिजीज हो गई, जैसे अगर बात करें तो कोई डिजीज जैसे मान लेते हैं अपने टीबी हो गया, है ना, कोरोना हुआ था, है ना, कोरोना हुआ था, जैसे किसी पर्सन को मिजल्स हो गई है, ठीक है, मम्स हो गई है, रूबेला हो गई है, कोई भी डिजीज हो गई है इन्वायरमेंट से, वो डिजीज क्या करेगी? जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो इसके खिलाफ क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी। वो क्या कर रहा है? बॉडी खुद ही जैसे ही बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी एंटर हुई तो उसके खिलाफ क्या बननी स्टार्ट हो जाएगी? एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है। वो कौन सी इम्यूनिटी होगी? वो कौन सी होगी? नेचुरल एक्टिव। कौन सी रहेगी? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी रहती है। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन अगर बात करें, अगर किसी पर्सन क्या ले रहा है? वैक्सीनेशन करवा रहा है, ठीक है, क्या करवा रहा है? वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन करवा रहा है। जैसे अभी जो कोविड आया था तो उसमें कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी लोगों को। तो ये क्या है? वैक्सीनेशन करवा रहा है। इम्यूनाइजेशन के अंदर कोई भी वैक्सीन आ जाए तो वो किसके अंदर है? आर्टिफिशियल, क्योंकि लैब में तैयार की हुई है और क्या है? एक्टिव है। ठीक है, हाथों हाथ काम करती है, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल एक्टिव बोलते हैं। आगे बात समझ में? इसके बाद में देखिए नेचुरल पेसिव। नेचुरल पेसिव के अंदर आता है मदर टू फीटस। याद रखना, मदर टू फीटस आता है। तभी तो अपने क्या चूज किया था? पेसिव इम्यूनिटी क्या किया था? चूज किया था। क्यों किया था? क्योंकि मदर से फीटस के अंदर ट्रांसप्लेसेंटल जो जाती है वो कौन सी? नेचुरल पेसिव। देखो नेचुरल है, माँ के अंदर फॉर्मेशन हुआ एंटीबॉडी का, नेचुरल है, लेकिन बच्चे के लिए क्या है? वो पेसिव है। ठीक है, पेसिव क्यों? बाहर से बनी हुई है। बाहर किससे? बाहर कहां से? मदर से, और फिर क्या जा रही है? बच्चे के अंदर जा रही है।
हाँ, तो अपने बात कर रहे थे, तो ये क्या रहती है, इम्यूनिटी रहती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, कंजेनाइटल एब्सेंस और क्लोजर ऑफ द नॉर्मल बॉडी ओरिफिस और ट्यूबुलर ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड। इसको तो आपको पता ही है, इसको क्या बोलेंगे अपने, अट्रेजिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अट्रेजिया बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो ये रहेगी अपनी 25 नंबर क्वेश्चन तक। आगे अपने और नेक्स्ट करेंगे। तो आज